नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम काव्य प्रयोजन पर बात करने वाले हैं। हम लोगों ने काव्य हेतुओं को देख लिया था, काव्य लक्षण देख लिया है, विभिन्न आचार्यों का परिचय देख लिया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है काव्य के उद्देश्य। काव्य के आधार पर हमें जो प्राप्त होता है उसे ही साहित्य प्रयोजन कहा जाता है। हर वस्तु का अपना विशिष्ट प्रयोजन होता है। साहित्य का सृजन एवं पठन अध्ययन भी स्वउद्देश्य होता है। मतलब किसी न किसी उद्देश्य से हम लोग साहित्य का सृजन करते हैं, पठन करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं कोई न कोई उद्देश्य होता है हमारा। तो सृजक तथा पाठक साहित्य के से विशिष्ट प्रयोजन की अपेक्षा रखते हैं। देश काल और युग प्रवृत्तियों, रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप यह प्रयोजन बदलता रहता है। जो हमारा प्रयोजन होता है, जो कार्य का उद्देश्य होता है, वो भी क्या होता है, बदलता रहा है हमेशा। और वैसे साहित्य का प्रयोजन उसके स्वरूप, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। भारतीय तथा पाश्चात्य दृष्टिकोण अनुसार इनमें भिन्नता देखी जा सकती है। और भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक होने के कारण इसमें आध्यात्मिकता का आधार बनाकर काव्य प्रयोजन स्पष्ट किए गए हैं। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण भौतिकवादी होने के कारण वह भौतिक सुखों को प्रधानता देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य प्रयोजन। संस्कृत के आचार्यों द्वारा प्रस्तुत साहित्य प्रयोजन। संस्कृत के आचार्यों ने सृजक तथा पाठक दोनों को दृष्टि में रखते हुए काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। मतलब जो साहित्य प्रयोजन जो संस्कृत के आचार्य थे, उन्होंने जो पढ़ने वाले हैं और जो सृजन करने वाले हैं दोनों को ध्यान में रखते हुए काव्य प्रयोजनों पर विचार किया है। तो देखते हैं, इस दृष्टि से सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का उल्लेख होता है, किंतु नाट्य शास्त्र में नाम के अनुरूप ही नाट्य प्रयोजनों की चर्चा की गई है। जैसे कि नाट्य शास्त्र नाम से ही पता चल रहा है कि यह नाट्य शास्त्र है, तो नाटक के प्रयोजन उसकी चर्चा की गई है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो दुखार्ताम ना श्रमाताना शोकार्ताना तपस्विनाम विश्रामजन लोकी नाट्य में तद भविष्यति। अर्थात दुख, श्रम, शोक से आर्त तपस्वियों की विश्राम के लिए लोक में नाट्य का उद्भव हुआ है। अन्य एक स्थल पर काव्य प्रयोजनों की ओर इंगित करते हुए वे लिखते हैं कि धर्म, यश, आयु वृद्धि, हित साधना, बुद्धि वर्धन एवं लोक उपदेश ही नाट्य प्रयोजन है। अर्थात भरत के बाद आचार्य भामह आचार्य भरत के बाद जो आचार्य भामह का काव्य अलंकार में दो बातों को आधार बनाकर काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हैं। भामह कौन कौन से बातों को आधार बनाते हैं प्रयोजन के लिए? कवि एवं पाठक को आधार मानकर। एक आधार तो इनके कवि और पाठक है, और दूसरा केवल कवि को आधार मानकर। कवि और पाठक को आधार मानकर काव्य प्रयोजनों को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, क्या कहते हैं? जो पहला इनका है, कवि एवं पाठक को आधार मानकर धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचभ्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निवेशनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में विलक्षणता पाना, कीर्ति और आनंद की उपलब्धि ही काव्य का प्रयोजन है। जहाँ तक कवि का काव्य रचना के प्रयोजन से संबंध है, आचार्य जो भामह के अनुसार सत्काव्य की रचना करके कवि यश की अमरता प्राप्त करता है। ये तो हो गया भामह का। अब हम लोग देखेंगे आचार्य दंडी। तो दंडी ने वाणी का महत्व प्रतिपादित करते हुए काव्य रचना के दो प्रयोजनों को स्वीकारा है। कौन कौन से प्रयोजन? ज्ञान की प्राप्ति और यश की प्राप्ति। ज्ञान और यश, तो ये हो गया दंडी जी का, इन्होंने दो आधार स्वीकार किया है, ज्ञान और यश। आचार्य वामन क्या मानते हैं? आचार्य वामन ने कर्ता की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाला है। इन्होंने दृष्ट और अदृष्ट रूप में काव्य के दो प्रयोजन माने हैं, प्रीति या आनंद की साधना एवं कवि को कीर्ति प्राप्त कराना आदि को काव्य प्रयोजन माना है। तो रुद्रट जी ने क्या माना है?
आचार्य रुद्रट ने यश को अधिक महत्व दिया है। साथ ही वे अनर्थ का नाश और अर्थ की प्राप्ति को भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं। अनर्थ के नाश से क्या होगा? पाठक और श्रोता सुख आनंद की प्राप्ति करता है। जब अनर्थ का नाश हो जाएगा तो जो पाठक और श्रोता होता है वो सुख और आनंद की प्राप्ति करता है। आनंदवर्धन क्या कहते हैं प्रयोजन के संबंध में, काव्य प्रयोजन के संबंध में? आनंद की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। नाम है वैसे काम है, आनंदवर्धन नाम भी है। तो ये आनंद की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं कि काव्य का मतलब उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे आनंद की प्राप्ति हो। दूसरे शब्दों में रस आस्वादन को वे काव्य का प्रमुख प्रयोजन मानते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रस आस्वादन को। और रस आस्वादन से हमको क्या मिलता है? आनंद की प्राप्ति मिलता है। तो आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य कुंतक आदि ने भी काव्य प्रयोजनों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन सभी में आचार्य मम्मट का दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा है। जो काव्य प्रयोजन के संबंध में जो मम्मट थे उनका दृष्टिकोण क्या था? समन्वयवादी था। वे कहते हैं काव्य यशर्थ कृते व्यवहार विदेश वित्रक्षते सद्य परिनिर्वृत्ते कांता सम्मति उपदेश। ये बहुत बार आ चुका है यह कथन, याद रखिएगा। अर्थात काव्य का प्रयोजन यश, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार की शिक्षा देना और जीवन के शिव पक्ष की रक्षा करना। इसका साथ सद्य परिनिर्वृत्ति अर्थात काव्य पढ़ते ही शांति अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है तथा कांता यानी कि पत्नी के समान उपदेश करना भी काव्य के प्रयोजन है। ऐसा किसने माना? मम्मट जी ने। और बहुत अच्छा भी माना इन्होंने। तो आचार्य भरत मुनि से लेकर मम्मट तक के विद्वानों ने काव्य प्रयोजनों को जिस रूप में स्वीकारा है वो निम्नानुसार है। देखते हैं सभी के क्या क्या मत थे। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जीवन की सफलता, चार पुरुषार्थ। तो चार पुरुषार्थ जीवन के जानते ही हैं सभी, धर्म अर्थ काम मोक्ष में मानी गई है। आदिकालीन साहित्य का प्रयोजन अर्थ प्राप्ति रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, तो धर्म काम तथा मोक्ष लेखक और पाठक दोनों के लिए हैं। धर्म काम और मोक्ष किसके लिए हैं? दोनों लेखक और पाठक, जो लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों के लिए धर्म होना चाहिए, काम और मोक्ष। अर्थ प्राप्ति सृजक निष्ठ प्रयोजन है। मध्यकालीन हिंदी साहित्य की पूर्वार्ध अर्थात जो भक्ति काल में धर्म और मोक्ष प्रयोजन के रूप में रहे, तो उत्तरार्ध में रीति काल के प्रति आग्रही रहा है। जानते ही हैं आप लोग, जो भक्ति काल में जो रचा जा रहा था वहाँ कुछ आग्रह नहीं था, उन लोग निष्काम भाव से रचना कर रहे थे। लेकिन रीति काल में क्या था? अर्थ के प्रति आग्रही रहा है, कुछ न कुछ उनको मिलना चाहिए, जैसे कि अधिकतर आश्रयदाता रहे ना वो उस समय कवि लोग। तो आधुनिक कालीन समाज धर्म और मोक्ष की अपेक्षा अर्थ और काम की ओर अधिक झुका हुआ दिखाई देता है। तो ये हो गया चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। फल प्राप्ति के इच्छा से प्रयोजन है ना, किसी भी काम का प्रयोजन फल प्राप्ति रखना। उसके बाद देखेंगे यश प्राप्ति। तो लगभग सभी संस्कृत आचार्यों ने यश प्राप्ति को साहित्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। आचार्य रुद्रट ने इस प्रयोजन पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। याद रखिए, जो यश प्राप्ति है उस पर रुद्रट ने अच्छे से ध्यान दिया है। यश मनुष्य जीवन की उदात्त और सर्वोपरि कामना है। मतलब हम सभी की भी कामना है कि हमको यश मिले, कीर्ति मिले, है ना। तो यश प्राप्ति की कामना हर कवि में होती है, अन्यथा प्रत्येक रचना के साथ कवि या लेखक अपना नाम न लिखता। आदिकाल रीतिकाल के रचनाकार यश प्राप्ति के लिए लिखते रहे। भक्ति काल के कवि भी यश कामना में रहित नहीं थे। आधुनिक रचनाकारों में भी यश कामना प्रबल रूप से विद्यमान है। प्राप्त यश प्रशंसा और अधिक लिखने के लिए प्रवृत्त करती है। हमको ज़्यादा यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उचित सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, तो हमको और भी ये क्या करेगा? प्रवृत्त करेगा। किसके लिए? अधिक से अधिक लिखने के लिए, काव्य रचना करने के लिए। उसके बाद है व्यवहार ज्ञान। तीसरा है व्यवहार ज्ञान। तो आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामह, आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट इस प्रयोजन का प्रतिपादन करते हैं। यह पाठक निष्ठ प्रयोजन है। यह प्रयोजन जीवन के वास्तविक सत्य को पहचानने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करता है। अपने भौतिक यथार्थ का साक्षात्कार भी वह कराता है। आगे देखेंगे अमंगल का नाश। तो काव्य प्रयोजन का आधार क्या होता है?
अमंगल का नाश करने के लिए होता है। तो आचार्य मम्मट ने शिवेत रक्षत के रूप में दैहिक और भौतिक अमंगल के नाश को साहित्य का प्रयोजन माना है। भक्तिकालीन कवि दैहिक, दैविक, भौतिक अमंगल के नाश के लिए साहित्य का सहारा लेता है। धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस भी ग्रंथ पठन के बाद फल की लंबी सूची प्रस्तुत करता है। वैसे आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रयोजन की कोई विशेष प्रासंगिकता नहीं रही है। मात्र मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानसिक असंतुलन से मुक्ति तथा सुधारवादी दृष्टि से सामाजिक अमंगल का नाश साहित्यिक प्रयोजन कही जा सकते हैं। अब है आनंद की प्राप्ति के लिए क्या होता है काव्य प्रयोजन। तो इसे भी लगभग सभी संस्कृत आचार्यों ने काव्य प्रयोजन माना है। काव्य आनंद द्विविधि प्रयोजन है। सृजन की प्रक्रिया के दौरान सृजक जो होता है तथा पाठ का जो आस्वादन के दौरान पाठक इसके अधिकारी होते हैं आनंद के, है ना। और काव्यानंद को ही ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। सृजनात्मकता का आनंद भौतिक सुखानुभूति से नितांत भिन्न होता है, इसलिए उसे अलौकिक आनंद भी कहा जाता है। कांता सम्मति उपदेश, कांता मतलब पत्नी, पत्नी के समान उपदेश देने वाले। तो आचार्य मम्मट ने यह लेखक निष्ठ प्रयोजन माना है। पत्नी के समान मधुर उपदेश देना भी काव्य का एक प्रयोजन है। मध्यकालीन एवं अन्य संतों की रचनाएं भी इसी कोटि में आ जाती हैं। जिस प्रकार पत्नी का उपदेश सीधा न होकर मधुर भाषा में तथा प्रच्छन्न रूप में होता है, उसी प्रकार साहित्यकार का भी उपदेश होता है संक्षेप में। भारतीय आचार्य आनंद आह्लाद को साहित्य का प्रमुख प्रयोजन मानते हैं तथा अपने युगीन साहित्य तथा परिवेश के अनुरूप साहित्य की प्रकृति के अनुकूल अन्य प्रयोजनों को भी समाविष्ट करने का प्रयास हुआ है। तो हिंदी के कुछ विद्वान हैं, देख लेते हैं। हिंदी के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य प्रयोजन। हिंदी के विद्वानों ने भी साहित्य के प्रयोजनों पर विस्तार से विचार किया है। तो भक्तिकालीन भक्त कवियों की रचनाओं में भी साहित्य प्रयोजनों की ओर संकेत किया गया है। संत कबीर लोक मंगल के समर्थक रहे। तुलसीदास जी की रचनाएं स्वांतः सुखाए रहीं, अर्थात आनंद और लोक मंगल उनका काव्य प्रयोजन रहा। सूरदास जी अरण्य कृष्ण भक्त कवि से तो आनंद को अधिक महत्व देते थे। इसी प्रकार रीतिकालीन कवियों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में कई मौलिक उद्भावनाएं व्यक्त नहीं की हैं। संस्कृत के काव्य शास्त्र मतों को उन्होंने दोहराया है। आधुनिक काल के विद्वानों पर संस्कृत और पाश्चात्य विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, उन्होंने आनंद और ज्ञान प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। शुक्ल ने साहित्य प्रयोजन के रूप में लोक मंगल की भावना और आनंद तथा रस को माना है। अयोध्या प्रसाद सिंह ने सरसता, मुग्धता, ज्ञान, नित्योपदेश, आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है। कविवर मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन और उपदेश ज्ञान को महत्व देते हैं। याद रखिए, ये सब एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद मनोरंजन और शिक्षा का काव्य प्रयोजन मानते हैं। छायावादी कवि क्या मानते हैं? मनोरंजन, शिक्षा को साहित्य का प्रयोजन मानते हैं। प्रगतिशील रचनाकार प्रेमचंद के अनुसार साहित्य के 3 लक्ष्य हैं: परिष्कृत, मनोरंजन और उद्घाटन। अन्य प्रगतिशील रचनाकार मुक्ति बोध जैसे कि हुए, इन्होंने साहित्य का उद्देश्य सांस्कृतिक परिष्कार माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक मंगल पर बल दिया है। तो ये तो हो गए हिंदी के। अब हम लोग कुछ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य प्रयोजन देख लेते हैं। तो पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य प्रयोजन की चर्चा वस्तुपरक दृष्टिकोण से की है। जीवन और समाज की व्यवहारिकताओं पर दृष्टि रखकर यह साहित्य प्रयोजन स्पष्ट किए गए हैं। साहित्य की उपयोगिता और साहित्य की कलात्मकता को ध्यान में रखकर इन प्रयोजनों को देखा जा सकता है। तो आगे है यूनानी आचार्य। यूनानी दार्शनिक प्लेटो लोक मंगल को साहित्य का प्रयोजन मानते हैं। वे साहित्य को उसी सीमा तक ग्राह्य मानते हैं जिस सीमा तक वह राज्य और मानव को उपयोगी हो। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने साहित्य के 2 प्रयोजन माने हैं: ज्ञानार्जन या शिक्षा और आनंद। उसके बाद रोमन आचार्य होरेस का दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा है। उनके मतानुसार कवि का उद्देश्य या तो उपयोगितावादी होता है या फिर आह्लादमयी। स्वच्छंदवादी विद्वान रचनाकारों में आनंद प्रदान करना साहित्य का प्रमुख प्रयोजन माना गया है।
आनंद प्रदान करना, और इसमें कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ सभी आते हैं स्वच्छंदतावाद में। लोक मंगलवादी में जो स्वच्छंदतावादी विचारधारा के उपरांत यूरोप में लोक मंगलवादी जो विचारधारा है उसका प्राबल्य रहा। रस्किन, लियो टॉलस्टॉय, अर्नाल्ड आदि रचनाकारों ने नीति के उपदेश के साथ आनंद को साहित्य का प्रयोजन माना है। उसके बाद कलावादी, जो कलावादी के अंतर्गत स्वीन बर्नर, ब्रडले, ऑस्कर वाइल्ड, वाल्टर पेटर ये काव्य प्रयोजन स्पष्ट करते हुए मानते हैं कि काव्य के लिए या कला के लिए होती है। मनोवैज्ञानिकवादियों ने साहित्य को दमित वासनाओं के अभिव्यक्ति माना है, मतलब जो वासनाएं अंदर में दबी रहती हैं उसको उभारना माना है। इसलिए उनके अनुसार काव्य और कला का प्रयोजन मानसिक संतुलन प्रदान करता है, जिससे पाठक को मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होकर वह सुखी रहे। और जो मार्क्सवादी थे वो व्यक्ति को महत्व न देकर किसको महत्व देते हैं, समाज को महत्व देते हैं, और उनके लिए साहित्य का मुख्य प्रयोजन समाज कल्याण है। उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ साहित्य वही है जो व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक शिक्षा देकर उसकी सुप्त चेतना को जगाकर उसे समाज का उपयुक्त अंग बनाने में सहायक हो। इसके अतिरिक्त काव्य प्रयोजनों को पाश्चात्य विद्वान निम्न रूप से स्पष्ट करने की चेष्टा की है, जिसके अनुसार कला जीवन से पलायन है, कला जीवन में प्रवेश के लिए, कला सेवा के लिए, कला आत्मानुभूति के लिए, कला सृजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, कला विनोद के लिए आदि। कुल मिलाकर पाश्चात्य विद्वानों ने आनंद और नीति उपदेश द्वारा लोकमंगल इन दो काव्य प्रयोजनों पर अधिक मात्रा में बल दिया है। नीति उपदेश और लोकमंगल। आनंद के संदर्भ में कुछ विद्वान ज्ञानजन्य, भावजन्य तथा कुछ नीति सापेक्ष आनंद का प्रयोजन स्वीकारते हैं। इस प्रकार उपरोक्त मतों के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि काव्य का सृजन निष्प्रयोजन नहीं होता। सॉरी दोस्तों, चलिए चलते हैं, बाय।